हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम टेस्ट सोल्व करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। आइए, टेस्ट सोल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपके हित के लिए आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, हम मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर दीनदयाल। ये DSSB, नेट, KVS, NVS और टेट आदि एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है हिंदी कैंपस। इनके नंबर यहाँ दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इनका टेलीग्राम ग्रुप भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, @हिंदी दीनदयाल, ये इनका टेलीग्राम ग्रुप है। तो दोस्तों, यदि कोई DSSB की तैयारी करना चाहता है और यहाँ से आप लोग अगर इनके विचारों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप एक बार हिंदी कैंपस चैनल पर जाकर विजिट करें। और यदि आपको लगता है कि जो हमारी तैयारी इससे और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, NVS के लिए, DSSB के लिए, या फिर हिंदी साहित्य ये करवाते हैं, हिंदी व्याकरण भी करवाते हैं, तो आप लोगों को अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, इनके विचारों का भी आपको फ़ायदा उठाना है, तो आप इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रोज़ाना की तरह आप सभी को पता ही है कि हम लोग प्रवेश ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आपके समक्ष आते हैं। और प्रवेश ईयर क्वेश्चन पेपर हम सभी करते हैं और सभी अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो आशा रखती हूँ आप लोग भी अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कर रहे होंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। विकल्प दिए गए हैं, गैग है, डेड है, और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैप है, वह नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पै लगा लेना। पैप है, दैद है। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी अघोष ध्वनि है। तो सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए कि इनमें कौन सी अघोष ध्वनि है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये था आपका पै और ये फै। पै और फै दोनों हैं, ये आपके कौन से हैं, अघोष ध्वनि हैं। दोस्तों, अघोष ध्वनि में आपको बता देती हूँ, सिंपल सी कोडिंग है। ए के लिए क्या रखिए, एक। किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो हमेशा क्या होता है, अघोष होता है। देखिए, ए के बाद आगे कौन सी कितने वर्ण बच गए, ए के लिए हमने एक निर्धारित कर दिया, यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हमेशा अघोष होगा। उसके बाद कितने वर्ण बच गए अपने पास, दो, तो उसके लिए दो निर्धारित कर दीजिए। किसी भी वर्ग का जो दूसरा है वो भी हमेशा क्या होगा, आपका अघोष होगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाते हैं आपके श, श, से। ये तीनों वर्ण भी क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण ही कहलाते हैं। तो यहाँ जो हमारे सामने विकल्प दिया गया है, ये पै था। पै कौन सा है, किसी वर्ग का पहला, और फै कौन सा है, दूसरा। तो पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है। विकल्प दिए गए हैं, विभक्ति विचार, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश, हिंदी व्याकरण। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण किसकी रचना है आपकी, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण रचना किसकी है, रामदहिन मिश्र की है। विभक्ति विचार दोस्तों किसकी हो जाएगी, गोविंद नारायण मिश्र। जो विभक्ति विचार है ये हो जाएगी आपकी गोविंद नारायण मिश्र की। भाषा तत्व प्रकाश किसका हो जाएगा, सारंगधर का। सारंगधर का हो जाएगा भाषा तत्व प्रकाश। हिंदी व्याकरण किसका है, सभी जानते ही हो किसका हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु का। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए।
किस इतिहासकार का कथन है? विकल्प दिया गया हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बच्चन सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए। आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीतिकालीन जो ग्रंथों की परंपरा वो कहाँ से शुरू हुई है? चिंतामणि से शुरू हुई है। तो आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बालचंद्र विद्याबई भाषा दूही नहीं लगई दूजन हासा। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? यानी इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? विकल्प है स्वयंभू, नरपति नाल है, विद्यापति, मधुकर कवि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति। आप जानते हो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस रासो काव्य की कथा का वर्ण शुक शुकी संवाद के द्वारा किया गया है? कौन सा जो रासो काव्य है वह शुक शुकी संवाद में लिखा गया है? विकल्प है पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, बिचलदेव रासो, खुमान रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। छः का आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वीराज रासो। आप सभी जानते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो पृथ्वीराज रासो है ये कौन से शुक शुकी संवाद में लिखा गया है। और बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो किस प्रकार के संवाद में लिखित है? तो ये शुक शुकी संवाद में लिखित है। एक पूछा जाता है हमें किसका? कीर्ति लता का। कीर्ति लता किसमें है? वो भृंग भृंगी संवाद में लिखित है। तो ये क्वेश्चन दोनों हमसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? विकल्प है छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में और एक कड़वक के अर्थ में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सही आंसर आ जाएगा छेदन। जो हम अपनी देसी भाषा में से घट्टा बोलते हैं ना, घट्टा निकाल दिया, तो वही घट्टा शब्द जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने घत्ता शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया है। और घट्टा निकालना क्या करता है? छेदन करना। तो ये छेदन के अर्थ में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? विकल्प है सिद्ध, जैन, नाथ पंथ और सखी संप्रदाय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा
नाथ पंथ। आप सभी जानते हो कि नाथपंथी थे, इन्होंने शबद शब्द का प्रयोग किया। और नाथों का ही प्रभाव किसके ऊपर दिखाई देता है? हमें संत काव्य के ऊपर दिखाई देता है। नाथों का प्रभाव संत काव्य के ऊपर दिखाई देता है। और नाथों में भी शबद शब्द का प्रयोग किया गया है और संत काव्य में भी शबद का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नाही का नाव धरी गरिमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहे किस कवि के हैं? विकल्प है कबीरदास, रहीमदास, जायसी, दादू दयाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दादू दयाल। किसके हैं ये? दादू दयाल के हैं। दादू दयाल एक निर्गुण संत मतलब निर्गुण कवि था या संत काव्य का कवि था। और ये जो कथन है ये किसके हैं? दादू दयाल के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विकल्प है विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हितहरिवंश और माधवाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माधवाचार्य। दोस्तों हमने इसको बहुत ही आसान लॉजिक के साथ याद कर रखा है। आप जानते हैं जो पेड क्लासेस लेते हैं उनके लिए बहुत ही आसान ट्रिक के साथ ये सब चीज़ें याद करवा दी जाती है। संपूर्ण सिलेबस में आसान ट्रिक के साथ आपको करवाती हूँ। जहाँ गहराई में जाने की आवश्यकता होती है हम गहराई में जाते हैं। जो रचनाएं हैं उनकी डेट है ये सब हम कोड से याद करते हैं ताकि ये लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो हमने माधवाचार्य का संप्रदाय देखा था। देखो माधव कृष्ण को कहते हैं ना, और कृष्ण की 2 पत्नियां थी और दोनों में भी हमें क्या था? ब्रह्म था। ये जो ब्रह्म है इसको हम ब्रह्म बना ले, संधे बना ले, दोनों में भी हमें क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है कि राधा है या रुक्मणी। तो बस याद रखें माधव की 2 पत्नियां, इनका वाद था क्या? द्वैतवाद इनका वाद था। तो बस 2 पत्नियां, माधव की 2 पत्नियां और दोनों में भी ब्रह्म हो गया। तो इनका वाद भी याद हो जाएगा और इनका संप्रदाय भी याद हो जाएगा। बाकी निम्बकाचार्य का, विष्णु स्वामी का, हित हरिवंश का, इनका सबका मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। जो लोग पेड क्लास में नहीं है उनसे कहना चाहूँगी आप ये चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर प्रमुख संप्रदाय, भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय देखिए, वहाँ अच्छे से कोड से आपको करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा करो बैकुंठी जाय। पंक्ति दी गई है, कहा करो बैकुंठी जाय, जह नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जह गोपी गवाल न गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प है सूरदास, परमानंद दास, नंददास, माधवाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, परमानंद दास। किसकी हैं ये पंक्तियां? आपके परमानंद की पंक्तियां हैं। परम आनंद आ जाता है, ये तो कहते हैं हमें परम आनंद आता है जहाँ गोपियाँ भी हैं, है ना, जहाँ ग्वाल भी हैं, जहाँ माँ यशोदा भी है। क्या करोगे वहाँ जाकर जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं? तो याद रखिए, बस हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि परम आनंद मिल गया कहाँ? जहाँ गोपियाँ भी हैं, जहाँ यशोदा भी है, जहाँ ग्वाल भी हैं, वही परम आनंद मिल गया। इसके अलावा ये जाना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? विकल्प है उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और शेख नबी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा शेख नबी। आप सभी जानते हो। और ये कासिम शाह की कौन सी है? ये कल के ही टेस्ट में आई हुई थी हमारी। उस्मान, नूर मोहम्मद, इन सब की रचनाएं आपको कल के टेस्ट से अच्छे से याद हो गई होंगी। और आशा रखती हूँ कि सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उस्मान की रचना कौन सी है।
अगला क्वेश्चन है, गगन होता नहीं माही, मही होती होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों विकल्प थे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहनावत। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, आखिरी कलाम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आखिरी कलाम की। और आखिरी कलाम कैसा है? एक कयामत ग्रंथ है। कैसा है? कयामत। एक कयामत ग्रंथ है जिसमें मुगल वंश के जो सम्राट था बाबर, बाबर का यहाँ वर्णन दिया गया। बाबर की कयामत का यहाँ वर्णन किया गया आखिरी कलाम में। अखरावट जानते ही हो आप सभी कि अखरावट है ये कैसा एक अखरावट अक्षर ग्रंथ है, इसमें अक्षरों का वर्णन, देवनागरी लिपि के अक्षरों का वर्णन दिया गया है। पद्मावत आप जानते ही हो कि पद्मावत में रानी पद्मावती का वर्णन किया गया है। और कहनावत है ये कहनावत विवाह के समय पर जो एक सोहर गीत है। कहनावत क्या है? एक सोहर गीत है। विवाह के समय पर जो कहनावत आते हैं ना, ये कहें कि विदाई के समय पर गीत गाने के लिए, तो ये एक सोहर गीत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कमल दल नैनी की उन्मानी, बिरसत नाही सखी, मो मनते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प है नंददास, मीराबाई, रहीम, रसखान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा रहीम। ये रहीम दास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प है गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तुलसीदास के द्वारा रचित है। एक और पंक्ति पूछी जाती है कि पंक्ति आती है तुलसीदास के द्वारा ही रचित है। गोरखनाथ के द्वारा अपने गुरु को कहा गया था, जाग मच्छंद्र गोरख आया। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई? तो गोरखनाथ के द्वारा कही गई। किसको कही गई? तो इनके गुरु मच्छेंद्र नाथ को कही गई। लेकिन किसके द्वारा रचित हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे समक्ष दिया गया, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? किसके द्वारा रचित हैं? ये हमारी तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। तो ये पंक्ति बहुत बार हमसे पूछी जा चुकी हैं। और ये भी दोस्तों हमसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? मच्छेंद्र नाथ हो जाएगा। कहीं कहीं मत्स्येंद्र नाथ भी मिल जाता है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त किस कवि के संबंध में है? विकल्प हैं कबीरदास, जायसी, रहीम, रसखान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान के बारे में कहा है कि इस मुसलमान कवि पर हजारों हिंदू वार दें, कि ये जो मुसलमान कवि है इस पर हजारों हिंदू वार दें तब भी कम है। ऐसा वर्णन इन्होंने, ये मुसलमान होते हुए भी हरे का कृष्ण का ऐसा वर्णन किया है। तो ये किसके कथन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। किसके लिए? रसखान के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हीन भय जल मीन, अधीन कहाँ कति को, अकुलानी समाने। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश हवै कायर त्यागत प्राण।
सभी सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। विकल्प है अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। दोस्तों इसमें अंडरलाइन नहीं की गई, मैं कर देती हूँ। इसमें पूछा गया नीर स्नेही शब्द को, नीर स्नेही शब्द में कौन सा अलंकार है? अभंग पद श्लेष है, सभंग पद श्लेष है, श्लेष वक्रोक्ति है या श्लेष और वक्रोक्ति है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभंग पद श्लेष है। नीर स्नेही क्या है आपका? सभंग पद श्लेष है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? विकल्प है सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए सर्वांग विवेचन। जो भिखारी दास का काव्य निर्णय है ये सर्वांग विवेचन पर आधारित है। और ये जो काव्य निर्णय था ये आपके आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश पर आधारित है। काव्य प्रकाश किसका? आचार्य मम्मट का। मम्मी हमेशा प्रकाश डालती रहती है ना, याद किया था। तो जो काव्य प्रकाश है आचार्य मम्मट का, उसके ऊपर आधारित है कौन सा काव्य निर्णय, और इसके अंदर सर्वांग विवेचन किया गया है। काव्य के सभी अंगों का विवेचन इसके अंदर किया गया है। बाकी आप जानते ही हो जो छंद विवेचन है इनका, छंद विवेचन कौन सा ग्रंथ है भिखारी दास का? छंदोपन पिंगल। छंदोवन पिंगल जो है वो छंद विवेचन ग्रंथ है इनका। और इनका रस सारांश एक है वो रस भेद से संबंधित है, रस विवेचन से संबंधित है। तो ये थे हमारे भिखारी दास का जो काव्य निर्णय है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है। ये किसके ग्रंथ पर आधारित है? आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश ग्रंथ पर आधारित है। और इसमें सर्वांग विवेचन दिया गया है, काव्य का सर्वांग विवेचन यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? विकल्प है बिहारी की भाषा कहलाती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के लिए कहा कि इनकी भाषा जितनी चलती है उतनी साहित्यिक भी है, जितनी चलती भाषा है उतनी साहित्यिक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबह कलह इक राज्य में, राज्य कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? विकल्प है चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेली अली और नागरी दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा नागरी दास। दोस्तों आप सभी जानते ही हो ये तो नगर में रहने वाला ही कोई लोग कह सकता है ना, नागरी दास। बस याद रख लें थोड़ा सा हम इस प्रकार से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागरी दास। तो अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा, दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। इन्होंने जिस प्रकार ग्रंथ की भाषा को परिमार्जित
परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान। पुनः दिखा देती हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। ये पंक्तियाँ थी हमारे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा, दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार ग्रंथ की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलाता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के लिए ऐसा कहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हो ये किसकी है? एम द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। ये आलोचना है किसकी? एम द्विवेदी की। आलोचना ग्रंथ है किसका? एम द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुधी मेरे आगम जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। ये पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देहाती दुनिया के लेखक हैं। विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, शिव पूजन सहाय, राहुल सांकरत्यायन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी है? शिव पूजन। आप सभी जानते हैं देहाती दुनिया किसका है? शिव पूजन सहाय का। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार का है। आंचलिक उपन्यास है। चलो बता देते हैं कब का है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1926 का। और ये जो गोपाल राम है, गोपाल राय ने इन्हें क्या माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने इन्हें आंचलिक उपन्यास, इसे आंचलिक उपन्यास से माना है। किसको? देहाती दुनिया को। किसने माना? डॉक्टर गोपाल राय ने। 1926 में प्रकाशन हुआ था। किसका था ये? शिव पूजन सहाय का था। हमने कोड भी अच्छे से याद किया हुआ है कि भाई जो शिव का पूजन कौन करते हैं? देहात की दुनिया है, जो देहाती लोग हैं वही तो करते हैं शिव का पूजन। कितनी बार? सुबह 2 बजे और शाम को 6 बजे, यानी 26। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष क्वेश्चन नंबर 25। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों की कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर की इस गांव में पहुंच गई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास के लिए हैं? किस उपन्यास से है? विकल्प है मैला आंचल, कालकथा, पीढ़ियां, इन्हीं हथियारों से। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
किससे ली गई? ये मेला आंचल से ली गई पंक्तियां हैं। और मेला आंचल किसका था? फणीश्वरनाथ रेणु का था और इसे पहला आंचलिक उपन्यास भी माना गया है। प्रकाशन वर्ष कब का था? 1954 का। सभी चीज़ें दोस्तों हमें एक दूसरे से रिलेट करके याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो तैयारी हम इस प्रकार से करें कि अगर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो तीन चार चीज़ें, तीन चार पॉइंट उसके अवश्य हम लोग साथ साथ देख लें, है ना। ये पहला आंचलिक उपन्यास माना गया था, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा दिया गया था और 1954 ईस्वी में इसकी क्या है? प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? विकल्प हैं लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज देरिदा और इपोलित तेन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉर्ज लुकाच। जो जॉर्ज लुकाच हैं ये कैसे हैं? मार्क्सवादी हैं। बाकी जो ये तीनों आपके दिए गए हैं जो दे दीजिए, ये जो हैं ये सभी कैसे हैं आपके? सारे के सारे ये किस में आ जाते हैं? आपके उत्तर संरचनावाद में। तो ये सभी उत्तर संरचनावाद से संबंधित हैं, जबकि जॉर्ज लुकाच जो है ये कैसा है? मार्क्सवादी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। विकल्प हैं शिमला प्रवास पर, मेघालय प्रवास पर, यूरोप प्रवास पर, एशिया प्रवास पर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, यूरोप प्रवास पर। ये किस पर आधारित है? आपका यूरोप प्रवास पर आधारित है। और ये जो चिड़ों पर चांदनी है इसका प्रकाशन वर्ष कब का है दोस्तों? प्रकाशन वर्ष कब का है? 1964 का। और ये इनका यात्रा संस्मरण भी है और क्या है? निबंध भी है, चिड़ों पर चांदनी। किसका? निर्मल वर्मा का। और यूरोप प्रवास पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1907, 1912, 1914, 1920। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, 1914। जो अछूत की शिकायत कविता है दोस्तों ये है किसकी? इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है। और अछूत की शिकायत जो कविता है ये किसकी है? आपके हीरा डोम की। किसकी है दोस्तों? पुनः देख लीजिएगा, किसकी हो जाएगी ये अछूत की जो शिकायत है? ये आपकी किसकी हो जाएगी? हीरा डोम। कवि हुआ हीरा डोम और हीरा डोम की क्या है? अछूत की शिकायत है, दलित है ये आपका। और 1914 में इसकी का प्रकाशन वर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? किसका संबंध अप्रवासी जीवन से है? विकल्प है वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? लाल पसीना हो जाएगा। लाल पसीना जो उपन्यास है अप्रवासी जीवन पर आधारित है। और ये जो लाल पसीना है ये है किसका? आपका अभिमन्यु अनंत का। कोड हमने अच्छे से याद ही किया हुआ है। किसका हो जाएगा दोस्तों? ये अभिमन्यु का हो जाएगा, अभिमन्यु अनंत का। कब का है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1977। और आप सभी जानते ही हैं
कि जो अभिमन्यु अनंत है इनको क्या कहा जाता है, मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। इनके जो जी ये जो हैं ये क्या हो जाएगा, अभिमन्यु अनंत का हो जाएगा, 1977 का है। और इसे अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो ये हम कुछ पॉइंट है इनसे संबंधित याद रखें। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है। स्त्रीत्व का मानचित्र, विकल्प है सुशीला टाकभोरे, सविता सिंह, अनामिका, प्रभा खेतान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, अनामिका। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है, अनामिका की। ये कैसी रचना है आपकी, एक आलोचनात्मक रचना है। अनामिका की आलोचनात्मक रचना है स्त्रीत्व का मानचित्र। और भी इनकी आलोचनात्मक रचनाएं आप जानते हो कि मन मांझने की जरूरत है, पानी जो पत्थर पीता है, उत्तरकांड, ये सभी इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। पुनः दोहराती हूँ कि अनामिका के आलोचनात्मक ग्रंथ है स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, उत्तरकांड, ये सभी क्या है आपकी इसकी आलोचनात्मक ग्रंथ। और दोस्तों बता देती हूँ उनकी एक शहर गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है। अनामिका की एक शहर गाथा आती है, बहुत ही प्रसिद्ध है, एक ठो शहर एक गो लड़की। एक ठो शहर आती है, एक ठो शहर एक गो लड़की, एक गो लड़की, ये इनकी आती है क्या, शहर यात्रा लिखा था इन्होंने एक अनामिका ने कि एक ठो शहर एक गो लड़की। ये बहुत ही फेमस है इनका, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और अनामिका का एक ही कहानी संग्रह भी था। अनामिका का एक कहानी संग्रह भी था जो बहुत बार हमसे पूछा जाता है, और वो क्या है, प्रतिनायक। एक ही कहानी संग्रह इनका था, प्रतिनायक। तो ये भी हम ध्यान में रखें, प्रतिनायक एक इनका क्या था, कहानी संग्रह था। और उपन्यास तो आप सभी जानते ही हो, इसलिए मैंने यहाँ साझा आपके साथ नहीं किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। विकल्प है विश्वस्य विश्वोत्तम, नील देवी, अंधेरे नगरी, भारत दुर्दशा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा क्या है, एक रासक है या लास्य रूपक भी इसी को कहते हैं। विश्वस्य विश्वोत्तम आप सभी जानते ही हो क्या है, एक भाण है। अंधेरे नगरी क्या है, एक, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अंधेर नगरी क्या है, एक। और नील देवी क्या है, एक गीति नाट्य है। तो अंधेर नगरी का कमेंट करके आप बताओगे अंधेर नगरी किस प्रकार का नाट्य है। आप सभी जानते हैं सभी, लेकिन फिर भी कमेंट करके मुझे बताएं कि अंधेरे नगरी किस प्रकार का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। दोस्तों ये समस्या है, जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, तो ये समस्या है, समस्या को उठाया गया है। विकल्प है नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सी, कोर्ट मार्शल। आप सभी जानते हो कोर्ट मार्शल किसका था, स्वदेशी दीपक का, स्वदेश दीपक।
कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन थे? स्वदेश दीपक थे। और कोर्ट मार्शल में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक जॉनसन के नाटक बालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प हैं राज नंगा है, लोमड़वेश, शस्त्र संतान, कैंप। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा लोमड़ वेश। तो देखो लोमड़ वेश वैसे तो सभी जान ही गए, द फॉक्स दिया तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका? लोमड़ वेश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखने की बात क्या है, इस क्वेश्चन से हमें याद क्या रखना है कि रामेश्वरी प्रेमी जो है उसका कौन से नाटक का नाटक वालपोनी। कई बार हमें द फॉक्स नहीं देता और क्या दे देता है? नाटक वालपोनी दे देता है कि नाटक वालपोनी का सही मतलब का रूपांतरित रूप कौन सा है? तो लोमड़ वेश हम याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? क्वेश्चन पुनः दोहराती हूँ कि किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? विकल्प है अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। आंसर आ जाएगा हमारा सी, सूखी डाली। आप सभी जानते हैं सूखी डाली किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है सूखी डाली और इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है? बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प है 1795, 1772, 1817, 1840। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सी, 1817। दोस्तों ये आपको कहना चाहूँगी कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जो पेड क्लास ले रहे हैं वे थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसे स्टूडेंट जो पेड क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1817 का है। अगर किसी ने गलती से 1850 लिख लिया, 1850 यदि लिख लिया है तो दोस्तों उसे काट दीजिएगा। ये 1850 का नहीं है, कब का है? 1817 का ही है। हाँ, मेरे पास ये कुछ ये कहें कि मैसेज आए थे कि मैम बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो 1850 का लिखवा दिया है। कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ का ने तो 1817 ही लिख रखा है, लेकिन कुछ ने 1850 लिखा हुआ है। तो पता नहीं, हो सकता है मैं ये भी कहना चाहूँगी भाई बाई मिस्टेक 1850 निकल गया हो जो कुछ लोगों ने लिख रखा है। तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्षमा कीजिए इस गलती के लिए और इसे सही कर लीजिएगा कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो 1817 की रचना है। किसकी है ये आप अच्छे से जानते ही हो। बायोग्राफी किसकी बन जाती है? कोलरिज की, है ना। कॉलेज में जाने वाले लोगों की बायोग्राफी बन जाती है। हमने कोड में अच्छे से याद किया था। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये कोलरिज का ग्रंथ है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1817 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है?
विकल्प है रैम्बलर, साइंस एंड पोइट्री, एल्यूजन एंड रियलिटी, एथेटिक्स। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, रैम्बलर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? विकल्प दिया गया है स्पेनबर्ग, रोला बार्थ, क्लिंथ ब्रूक्स, जॉन क्रो रेनसम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप सभी जानते हो कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों किससे हैं? न्यू क्रिटिसिज्म से संबंधित हैं। और जो रोला बार्थ है वो किससे है? नई आलोचना, सॉरी, जो रोला बार्थ है ये किससे संबंधित है? नई आलोचना से संबंधित नहीं है। कौन है? रोला बार्थ। ये किससे संबंधित है? आपका उत्तर संरचना से। किससे संबंधित है? ये उत्तर संरचना से संबंधित है। और जो ये तीनों हैं ये आपके न्यू क्रिटिसिज्म से संबंधित है, नई आलोचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? विकल्प है रस अखंड, रस स्वप्रकाश, रस विध्यन रस वेदांत स्पर्श शून्य, और चौथा दिया गया है रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित होता है। ये जो कथन है ये आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। बाकी रस के बारे में तीनों कथन किसने कहे हैं? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रस अखंड होता है, रस स्वप्रकाशित होता है और रस वेदांत स्पर्श शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? विकल्प है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं शताब्दी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9वीं शताब्दी। आप सभी जानते हो कि जो ध्वन्यालोक है ये किसकी है? आपके आनंदवर्धन की है। और आनंदवर्धन कौन सी सदी के थे? आपके 9वीं सदी के थे। तो जो ध्वन्यालोक है ये भी कौन सी सदी की हो जाएगी? 9वीं सदी की। किसका था ध्वन्यालोक? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। विकल्प है हंस ज्वाहिर, जयचंद्र प्रकाश, मधुमालती, मृगावती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी, जयचंद्र प्रकाश। आप सभी जानते हो जयचंद्र प्रकाश का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1224। जयचंद्र प्रकाश का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1224 है। मृगावती का कब का है? 1501 या फिर 1503 भी माना जाता है। मधुमालती का क्या है आपका? 1545। और जयचंद्र प्रकाश का क्या है? 1500, सॉरी, जो मधुमालती का 1545। और हंस ज्वाहिर का क्या हो जाएगा?
हंस जुआरी का हो जाएगा 1731। पुनः देख लीजिए, जयचंद प्रकाश 1224 किसकी थी? भट्ट केदार का। मृगावती 1501 किसकी थी? सभी जानते हैं मृगावती किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद है मधुमालती 1545 की, और जो हंस जुआइर है ये 1731 का। हंस जुआइर किसका है, ये भी कमेंट करके बताइए, कल के क्वेश्चन में ही आया था आपका। अच्छा चलिए बता देते हैं थोड़ा सा कि जो जयचंद प्रकाश है, जो जयचंद प्रकाश है यह दयाल दास की रचना राठौड़ा ख्यात जयचंद प्रकाश का वर्णन, राजा जयचंद का इसमें वर्णन किया गया, कन्नौज के राजा जयचंद का वर्णन किया गया है। और ये जो जयचंद प्रकाश है इसका जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है? दयाल दास की रचना है राठौड़ा ख्यात, वो इसका आधार ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। चंद्रबरदाई, विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, जगनिक है, खुसरो है, श्रीधर है, चंद्रबरदाई है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी चंद्रबरदाई। जो चंद्रबरदाई हैं इनका जन्म कब का माना जाता है? 1148 का। जगनिक का कब माना जाता है? 1165 का जगनिक माने जाते हैं। खुसरो कब के माने जाते हैं? खुसरो का जन्म आप जानते ही हो 1253 का। और ये जो श्रीधर हैं ये आपके कौन से माने जाते हैं? 14वीं सदी के माने जाते हैं। फिक्स डेट इनकी याद मुझे नहीं आ रही है, लेकिन ये 14वीं सदी के थे। पुनः देख लीजिएगा, चंद्रबरदाई का जन्म 1148 ईस्वी का है, जगनिक का 1165 का है, खुसरो का 1253 ईस्वी का है, और श्रीधर 14वीं सदी के माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। विकल्प है चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिहारी। बिहारी कब का है? 1595। बिहारी का जन्म कब का है? 1595 का। चिंतामणि कब का है? पूरे 1600 का। मतीराम का जन्म कब का है? मतीराम का जन्म कब का आता है? 1617 का। सभी जानते हो मतीराम कब का है? 1617 का। और ये जो घनानंद है, ये घनानंद कब का है आपका? 1689 का। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। विकल्प है गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, बेताल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ए, गोविंद स्वामी। कब के जानते हो आप? गोविंद स्वामी का जन्म कब का है? 1505 का है। आलम का कब का है? 1584। गुमान मिस्र का कब का है आपका? 1666 के हैं। और जो बेताल हैं ये कब के हैं? 1782 के। सही विकल्प हो जाएगा ये। पुनः देख लीजिएगा, गोविंद स्वामी का जन्म 1505, आलम का 1584, गुमान मिस्र का 1666 और बेताल का 1782 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? विकल्प है चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परमानंद दास आ जाएंगे पहले, फिर चतुर्भुज दास, फिर चित्त स्वामी और फिर गोविंद स्वामी। दोस्तों इनके जन्म कर्म के आधार पर ये सही नहीं है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनका क्रम यही माना है। अगर जन्म देखते हैं तो जो परमानंद दास है इनका जन्म कब का है? 1493 का। चतुर्भुज दास का कब का है? 1530 का, 1530। चित्त स्वामी का कब का है? 1515 का। और जो गोविंद स्वामी हैं ये कब के हैं? 1505 के हैं। तो इनका सही जन्म क्रम के अनुसार तो सही विकल्प नहीं आता है, लेकिन ये जो सही विकल्प माना है ये जो सही क्रम माना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में माना है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है। विकल्प है अर्धनारीश्वर, ढलती रात, शोपनमयी, कोई तो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ढलती रात। ढलती रात कब का है? 1951 का है। शोपनमयी कब का है? 1956 का है। और कोई तो कब का है? 1980 का है। और अर्धनारीश्वर कब का है आपका? 1992 का। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। पुनः देख लीजिएगा। ढलती रात 1951, शोपनमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। विकल्प है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, नरेंद्र कोहली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, विष्णु प्रभाकर कब के हैं? 1912 के हैं। धर्मवीर भारती कब के हैं? 1926 के हैं। और मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ। और नरेंद्र कोहली का जन्म कब हुआ था? 1940 में। सही विकल्प हो जाएगा ए। पुनः देख लीजिए। विष्णु प्रभाकर 1912, धर्मवीर भारती 1926, मनु भंडारी 1931, नरेंद्र कोहली 1940। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सेवा सदन, अधखिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी जानते हो कब का है? 1886 का। किसका था? बालकृष्ण भट्ट का। अधखिला फूल 1907। कितने फूल खिलाए थे? 7 अधखिले फूल लिए थे। किसका हो जाएगा? हरियोध का। सेवा सदन 1918 का है। बूंद और समुद्र कब का है? 1956 का है। सेवा सदन किसका हो जाएगा? प्रेमचंद का। और बूंद और समुद्र किसका हो जाएगा? अमृतलाल नागर का। पुनः देख लीजिएगा। नूतन ब्रह्मचारी 1886 किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का। अधखिला फूल 1907 किसका हो जाएगा? हरियोध का। सेवा सदन प्रेमचंद का 1918 का। और बूंद और समुद्र किसका है? अमृतलाल नागर का 1956 का।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। विकल्प है एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के दिन, 3 सतह से उठता हुआ आदमी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, ये तेरे प्रतिरूप कब का है? 1961 का है। किसका था? अज्ञे जी का। ये तेरे प्रतिरूप किसका है? अज्ञे का। कब का? 1966 का। भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन कब का है? 1968 का। 1968। ये तेरे प्रतिरूप 61, भूख के 3 दिन 1968 किसका था? भूख के 3 दिन यशपाल का। यशपाल। सतह से उठता हुआ आदमी 1971 किसका था? मुक्तिबोध का। और एक धनी व्यक्ति का बयान किसका है? अमरकांत का। कब का है? 1997 का। पुनः देख लीजिएगा। ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे जी का है 1961 का। भूख के 3 दिन किसका है? यशपाल का है 1968 का। सतह से उड़ता हुआ आदमी का किसका है? 1971 का है। किसका है? सतह से उड़ता हुआ आदमी मुक्तिबोध का। एक धनी व्यक्ति का बयान कब का है? 1997 का। किसका? अमरकांत का। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। विकल्प है आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी। आप सभी जानते हैं प्रेम पथिक कब का है? 1913 या 14 दोनों मानी जाती हैं। झरना, झरना कब का है? 1918 का। आंसू कब का है? 1925 का। लहर कब का है? 1933 का। प्रेम पथिक 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। विकल्प है युगांत, सुवर्णधुली, सत्यकाम, लोकायतन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, युगांत। युगांत कब का है? 1936 का। सबसे पहले युगांत 1936 का है। सुवर्णधुली कब का है? 1947 का। लोकायतन कब का है? 1964 का। सत्यकाम कब का है? 1975 का। सही विकल्प हो जाएगा डी। पुनः देख लीजिएगा। युगांत 1936, सुवर्णधुली 1947, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। विकल्प है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। 2 विकल्प आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 2 विकल्प आगे लेकर चलती हूँ आपको। चलिए पहले इन दोनों विकल्प में से ही आपको आंसर देना है। दोनों विकल्प के आधार पर ही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप कब का है? 1970 का। किसका हो जाएगा? आपका एच द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब का हो जाएगा? 1986 का। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा कब का है? 1996 का।
1996 किसका हो जाएगा? बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका हो जाएगा? सुमन राजे का। किसका है? सुमन राजे का। कब का है? 2003 का। अच्छे से याद होगा हमें कि जब तक जो है वो सुमन, हम सुमन यानी पुष्प हमने याद किया, जब तक सुमन दूसरे के हाथों में नहीं देते तब तक वो आधा का आधा रह जाता है। और जिसने भी पेड क्लास नहीं ली है और उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर इनमें थोड़ा सा भी संदेह बनता है तो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर इतिहास लेखन की परंपरा जो पहला ही वीडियो है उसे जाकर देखिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं बनेगा, कोई संदेह कभी नहीं बनेगा और आंसर हमेशा सही होगा। और लगभग ये कहें कि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन उठाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। विकल्प है त्रिशंकु, आलापसर, भूख आग है, विषवंश। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए। आप जानते हो त्रिशंकु। त्रिशंकु कब का है? 1973 का। 1973 किसका हो जाएगा दोस्तों? ये नाटक पूछे गए हैं, ध्यान रखना। त्रिशंकु नाटक किसका हो जाएगा? ब्रज मोहन शाह। ब्रज मोहन शाह का हो जाएगा त्रिशंकु नाटक। आलापसर कब का है? 79 का। 1979 का। किसका हो जाएगा? मुद्रा राक्षस का। मुद्रा राक्षस का हो जाएगा। और अगला है भूख आग है। भूख आग किसका हो जाएगा आपका? कब का हो जाएगा? 1998 का। भूख आग कब का हो जाएगा? 1998 का। किसका हो जाएगा भूख आग? कृष्ण बलदेव का। विषवंश कब का है? विषवंश की डेट दोस्तों मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही है। विषवंश, हाँ, 1999। 1999 का हो जाएगा विषवंश। और किसका है? राजेंद्र जैन का। किसका हो जाएगा? सॉरी, राजेश जैन का। राजेश जैन। पुनः देख लीजिएगा। त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन दास का, ब्रजमोहन शाह का, 1973 का। आलापसर किसका हो जाएगा? मुद्रा राक्षस का, 1979 का। भूख आग है 1998 का। किसका हो जाएगा? कृष्ण बलदेव का। और विषवंश किसका हो जाएगा? राजेश जैन का, 1999। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिया गया एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिवोल्यूशन। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर हो जाएगा ए, एस्थेटिक। एस्थेटिक किसका हो जाएगा? एस्थेटिक। एस्थेटिक किसका हो जाएगा? क्रोचे जी का। कब का है? 1902 का। द सेक्रेड वुड किसका हो जाएगा? सभी जानते हो, इडियट का यानी इलियट का। कब का है? 1920 का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब किसका हो जाएगा? रिचर्ड्स का। कब का हो जाएगा? 1929 का। और रिवोल्यूशन जो है दोस्तों, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसका है और कब का है, ये भी ध्यान नहीं है। कहना चाहूँगी यदि आप में से किसी को पता है तो अवश्य कमेंट करके बता दें। पुनः देखिएगा, एथेटिक्स 1902 का है। किसका हो जाएगा? क्रोचे का। द सेक्रेड वुड, ये जो सेक्रेड होते हैं ये किसके होते हैं? आपके इलियट के। 1920 का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कौन करता है? रिचर्ड्स करता है, 1929 में। और रिवोल्यूशन का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो अगर आप में से किसी को ध्यान है तो अवश्य कमेंट करके बताइए। आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प है रश्मिमानसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। दोस्तों रश्मिमानसा कब का है? 1949 का हो जाएगा। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कालिदास की निरंकुशता है, ये किसका हो जाएगा? आपके कालिदास की निरंकुशता कब का हो जाए, किसका हो जाएगा? एम ए द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये किसका है? एम ए द्विवेदी का है। और ये कब का है? ये दोस्तों डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है। अगला है आपका, अगला दिया गया है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज किसका है? दिनकर जी का, दिनकर का है। कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1966 का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ये रामविलास शर्मा का है। ये कब का हो जाएगा? 1977 का। पुनः देख लीजिएगा। रश्मिमानसा 1949, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कालिदास की निरंकुशता है, ये एम द्विवेदी का है, इसकी डेट मुझे ध्यान नहीं है। शुद्ध कविता की खोज है, ये दिनकर जी का है, 1966 का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है, ये किसका है? आपका रामविलास शर्मा का, 1977 का है। ये 1977 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है स्थापना और तर्क से संबंधित। देखिए स्थापना दी गई है, काव्य वेशु नायक रमम्यम। तर्क दिया गया क्योंकि उसमें काव्य के साथ ही साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और आर दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, काव्य अनुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क है क्योंकि केवल लोक जीवन का ही यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें ए सही और आर गलत है, क्योंकि आर में कहा गया कि केवल लोक जीवन का ही यथार्थ उसके ज्ञान भाव क्षेत्र का विस्तार है, कल्पना का नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, केवल लोक जीवन का ही नहीं। और दूसरा कहता है कि कल्पना का भी विस्तार नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है क्वेश्चन नंबर 58। कहा गया, स्थापना कहता है केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है, और सौंदर्य की अनंत काल तक कविता में गूंजता है, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्यवर्धक के लिए न तो उसके उतने उपयोगी हैं और न ही कालजयी हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं दोस्तों, दोनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। दोनों कथन पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक मनुष्य को इतिहास से और समय के नियम कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तर्क है क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगत इतिहास को समर्पित कर दिया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, स्थापना है साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अवचेतन को माना गया है। तर्क है क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए बी, ए सही आर गलत।
आर गलत है क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। ऐसा नहीं होता है, कविता एकल वाचन भी होता है, कविता का सामूहिक वाचन भी होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। विकल्प तर्क दिया गया है क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और न्यूनता प्रदान की है, संस्कृति की गतिशीलता दी है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, ए बी सही और आर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए। पहली बात बिल्कुल सही है कि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई लेकिन पद फिर भी ब्रज भाषा में ही रचा गया। लेकिन आर गलत है। आर कहता है क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। ऐसा नहीं है कि अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है क्वेश्चन नंबर 63। स्थापना है, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात में आता है उसे आचार्य कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृद्धि अभिधा वृत्ति कहलाती है। तर्क है क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, ए सही आर गलत। आप ये सभी जानते हो क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही नहीं होता है ना, लक्षणा से, व्यंजना से, सभी से अर्थ ग्रहण होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क है क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए सही आर गलत। दोस्तों आर गलत क्यों हुआ? कहता है जो जाति है वही साहित्य का निर्णायक है, तो ये गलत हो गया। केवल जाति से ही तो साहित्य का निर्णय नहीं होता है। तो ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क है क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियां और नाना रूपों में सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, ए गलत आर सही। दोस्तों आप जानते हो ए गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? कहता है कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, हमें दो सूची दी गई है और एक तरफ सिद्धांत और एक तरफ उनके प्रस्तोता दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। सूची एक में है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। सूची दो में है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्काचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर आपको देना है। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप सभी कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। और ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग जिन्होंने पेड क्लासेज नहीं ली हुई हैं या जिनको ये याद नहीं है, वो सभी आप एक बार ये वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से, कभी भी न विस्मृत होने वाले तरीके से आपको बताया गया है। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आप सभी पे छोड़ रही हूँ और सभी के लिए अनिवार्य है इसका आंसर देना।
दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और क्वेश्चन के साथ साथ कहना चाहेंगे भाई, रोज ना बोलना पड़े आप लोगों को ना, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ तो लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिया गया चतुर्भुज दास, मीराबाई, श्री भट्ट, नंददास। सूची 2 में है युगल शतक, अनेकार्थ मंजरी, राग गोविंद, द्वादश यश। एक तरफ सूची 1 में आपको रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं आपको सम्मिलित करना है। तो जल्दी से इनको देखकर अपना कोड बनाइए कि इनका सही कोड क्या होगा। फिर हमारे समक्ष ये कोड दिए गए हैं, इनको पढ़िए और नीचे इनके कोड दिए गए हैं, इन कोड को देखकर आप सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है कि एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं और एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, सही विकल्प मिलान करके हमें सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में है हित तरंगिणी, सुदामा चरित, माधवा नल काम कंदला, विज्ञान गीता। सूची 2 में है रहीम, केशवदास, आलम, नरोत्तम दास, कृपाराम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आप सभी जानते ही हो, ये रचनाएं सभी ने मैच कर दी होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है अर्धकथानक, काव्य, कल्प, द्रुम, अलक, शतक, बारहमासा। सूची 2 में है घनानंद, बनारसीदास, सेनापति, मुबारक, सुंदरदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है, आंसर दीजिए। सिक्सटी 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए केवल मैं आंसर बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है राठौड़ारी ख्यात, विराट पुराण, पुष्पदंत, जिनदत्त। सूची 2 में है सारंगधर, उपदेश रसायन रास, उत्तर पुराण, गोरखनाथ, दयाल दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, ये तो आंसर निकल ही गया होगा। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, राठौड़ारी ख्यात किसकी है, अभी बताया था मैंने किसकी है, दयाल दास की। बस कोड को सेट कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। 1 का 5, 1 का 5 केवल एक ही ऑप्शन में हमारे समक्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। पंक्ति हमें दी गई है, वैश्यो सुनो व्यापार सारा। तो एक पंक्ति इधर दी गई है दोस्तों, आगे की पंक्तियाँ इधर दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए, आपको इन्हीं पंक्तियों के आधार पर मैच करना है। ये पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, इनके आधार पर आपको मैच करना और सही मैच करके सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है साहित्य का समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और अध्ययन। सूची 2 में है इंद्रनाथ मदान, केदारनाथ मदान,
अज्ञे नगेंद्र रामविलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है छप्पर, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी में राजभवन। सूची 2 में है मोहनदास नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, माता प्रसाद, सुशीला टाकभोरे, जयप्रकाश करदम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते ही हैं, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों ये स्क्रीन पे मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे नंबर हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरीज होती है, एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्यूरीज है, तो आप इनसे व्हाट्सअप नंबर हैं, ये व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या पेड क्लासेज के बारे में जानकारी लेनी है तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 कहता है निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी और कोसी का खटवार। सूची 2 में है दूधनाथ सिंह, शेखर जोशी, कृष्णा सोबती, भीष्म शाहनी, राजकमल चौधरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप सभी जानते हो यारों के यार किसकी है? कृष्णा सोबती की। मछली मरी हुई किसकी हो जाएगी? आपके राजकमल चौधरी की। दोस्तों एक मछली मरी हुई से एक और रचना मुझे याद आई, एक आती है रेत की मछली। रेत की मछली एक रचना आती है, रेत की मछली किसकी रचना है? रेत की मछली। ये रचना हो जाएगी आपकी कांता भारती की। किसकी? कांता भारती। कौन थी कांता भारती? आपके धर्मवीर भारती की पत्नी थी कांता भारती, और इनकी रचना थी रेत की मछली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक तरफ संवाद हैं और दूसरी तरफ उनके एक तरफ नाटक के संवाद हैं और दूसरी तरफ उनके नाटक है। सही सुमेलित कर आंसर देना है आपको। सूची 1 में है मैंने भावना में भावना का विवरण किया है। दूसरा अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तीसरा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। सूची 2 में हमारे पास दिए गए हैं चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, कोमल गंधार और स्कंदगुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। देख लीजिएगा, इनको सभी को आप मैच कर लीजिएगा, आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी थे। और दोस्तों ये 2015 का जो पेपर था वो पेपर है 2015 का पेपर है, और ये आज तक का सबसे कठिन पेपर माना गया है। तो सभी अपना स्कोर एक बार अवश्य मेरे साथ साझा करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। धन्यवाद।